अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैकेनिक्स का यूनिट कहां से कहां तक आएगा। मैकेनिक्स आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स को कवर करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फर्स्ट बुक की बात कर लें, केवल अगर एरर एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हमारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 से लेके ग्रेविटेशन तक, दैट मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लेकर जो है आपका ग्रेविटेशन तक, ये सभी चैप्टर्स जो है इसमें मैकेनिक्स में ही आएंगे। यहां तक हम लोग मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे। दैट मीन्स अगर आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट बुक आपकी पूरी की पूरी केवल चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 को छोड़ के पूरी फर्स्ट बुक मैकेनिक्स ही मैकेनिक्स है। और ये जो मेनली जो टॉपिक्स हैं, जो इसमें चैप्टर्स हैं, या इस मैकेनिक्स में जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जितना टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। दैट मीन्स ये एक टॉपिक ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि किसी भी एक टॉपिक को ना समझा जाए तो अनदर टॉपिक समझ में आएगा, या एक टॉपिक छोड़ देने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इससे जो है एकदम बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है पढ़ने का। मैकेनिक्स में हमको लोगों को पूरा मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा और उसके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें मैकेनिक्स में क्या क्या आएगा? मैकेनिक्स में आपका आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब लीनियर मोशन करता है तो दैट मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स लीनियर मोशन करता है तो उसके रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस आएंगे। उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस गेन करेगा, वो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, वो कितने टाइम में कितना आइसोलेशन गेन करेगा, समझ रहे हैं आप। और आइसोलेशन फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो ये सबसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइंस में आते हैं। अगर हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, मोशन इन अ प्लेन, दैट मीन्स उसे हम लोग 2D मोशन बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करता है कि उसके दो पैरामीटर्स चेंज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो हम लोग उसे मोशन इन प्लेन कहते हैं। फिर वहां पे से बात प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 5 विच इज लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग फोर्स का डिस्कशन करेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स का डिस्कशन करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो वहां पे हम लोग फोर्स का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आपका जो है ग्रेविटेशन, उस पर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। फिर लास्ट चैप्टर आपका आएगा जो है रोटेशनल मोशन। तो ये रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब किसके पार्ट है? ये सब मैकेनिक्स के पार्ट है। हम लोग आज मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। दैट मीन मैकेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। एंड सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है। हमने आपको बता दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन करता है, लीनियर मोशन का दैट मीन्स ये है कि लीनियर मोशन का मतलब ये है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन करता है या 1 डायमेंशनल मोशन करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें हम लोग नॉर्मल टॉपिक की बात करेंगे। स्टार्टिंग में एकदम नॉर्मल टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। व्हाट इज रेस्ट नॉर्मल वर्ड्स में तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं व्हाट इज रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दैट मीन्स ऐसे कुछ चल हिल डुल नहीं रही है, दैट मीन्स रेस्ट। ऐसा हम लोग रेस्ट कह सकते हैं। बट अगर इसको हम लोग अपने वर्ड्स में डिफाइंड करेंगे व्हाट इज रेस्ट, तो हम लोग कैसे डिफाइंड कर सकते हैं? एक सिस्टमैटिक ढंग से इसका डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं? तो दैट मीन्स आप भी जानते हैं, मेनी ऑफ स्टूडेंट यू नो दैट क्या कि रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट, दैट मीन्स रेस्ट इज when any object does not change his position with respect to time is called rest. That means what हमने बताया, any object does not change his position with respect to time, then object is said to be
इन रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। तो रेस्ट में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है। तो देखो अगर मान लीजिए हम लोग कैसे इसको एग्जामिन कैसे कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, मोशन करने का मतलब क्या है, टाइम चेंज हो रहा है। भाई टाइम तो सबके लिए चेंज हो रहा है, टाइम कैन नॉट बी स्टॉप, टाइम रेस्ट में नहीं हो सकता, किसी के लिए भी नहीं रह सकता। आप पढ़ें ना पढ़ें, आप अपना काम करें ना करें, अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करें या ना कंप्लीट करें, अपने एम को पूरा करें ना करें, उससे कोई चीज मतलब नहीं है। टाइम चलता रहेगा, आप नहीं करेंगे, कोई आपका कंपटीटर करेगा, आपकी तरफ बहुत ढेर सारे लोग हैं जो करेंगे। आप ऐसा सोचें कि अगर हम नहीं कर रहे तो कोई नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स टाइम जो है हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, वो किसी के लिए रुकता उकता नहीं है। तो टाइम तो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ऐसा ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता तो उस बॉडी को हम लोग रेस्ट में कह सकते हैं, वो बॉडी रेस्ट में है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग किसी बॉडी को अगर रेस्ट में हम लोग कंसीडर करेंगे, किसी बॉडी को रेस्ट में हम लोग प्रूव करेंगे कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो मोशन का डिफिनेशन देख लीजिए आप। व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। तो मोशन की डिफिनेशन सिंपल सा बनेगा जैसे रेस्ट का डिफिनेशन बना है, एकदम सेम टू सेम बनेगा। एनी ऑब्जेक्ट changes his position with respect to time is called object is said to be motion. That means what is motion? Any object changes his position with respect to time, यहां इफ लगा देते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट the object is said to be in motion, तो ऑब्जेक्ट इसमें हो जाएगा मोशन में कहा जाएगा। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो टाइम की रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में वेरी कर रहा है, जो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग मोशन कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को किसमें है, मोशन है। जैसे हम लोग हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टाइम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में चले गए हैं, जो लॉकडाउन में पूरा लॉकडाउन कर लिए थे। लॉकडाउन में वो अपने जो है ज्ञान चक्षुओं को भी लॉकडाउन में ढाल दिए थे। उनसे कब बोले थे फुल लॉकडाउन, हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, हम केवल फेसबुक चलाएंगे, हम नेट चलाएंगे, हम जो है गेम खेलेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर पढ़ाई को लॉकडाउन कर लिए थे, समझ गए आप। तो ऐसे, लेकिन ऐसे आपको हम बता दें, ऐसे सब नहीं है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आप अपने जो है सरकमटेंस पे डिपेंड मत कीजिए। आपकी सरकमटेंस बहुत मायने नहीं रखती है, आप क्या होल्ड करते हैं, आप क्या गेन करते हैं, वो मायने रखती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मोशन ये हो गया। अब स्टूडेंट्स बात ये आती है, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट या मोशन में कैसे प्रूव करेंगे। हाउ कैन वी प्रूव दैट एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इज इन रेस्ट। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी बॉडी है उसको रेस्ट में प्रूव करने के लिए, मोशन में प्रूव करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है। एक नया वर्ड हम लोग बता रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी लोकेशन होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी बॉडी को मोशन या रेस्ट में प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे बोला जाए कि आप ये बताइए कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है, कौन सी बॉडी मोशन में है। गिव एन एग्जांपल ऑफ एटलीस्ट 3 बॉडी जो रेस्ट में हो। तो दैट मीन्स का मतलब आप बोल सकते हैं SGVM, शिव गंगा विद्या मंदिर, जो हमारा स्कूल है, मतलब अपना स्कूल है। तो अपना स्कूल को हम लोग रेस्ट में प्रूव कर सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है, वो स्कूल रेस्ट में है। अगर हम पूछेंगे क्यों, तो कहेंगे सर टाइम चेंज हो रहा है, बट हमारा स्कूल वहीं का वहीं है, उसका लोकेशन वहीं का वहीं है। हाँ, तो कहीं ठीक आप कर रहे हैं। अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट को RF कैंप कंसीडर करेंगे, अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट को उसके SGVM के बगल से जो रोड जाती है उसको कंसीडर करेंगे, और अगर रेफरेंस पॉइंट को या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शांतिपुरम कंसीडर करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा स्कूल रेस्ट में ही है। क्यों, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने RF कैंप, शांतिपुरम और जो साइड रोड है,
इन सब से अगर हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो टाइम के साथ इनके बिटवीन का गैप जो है, डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग इस बॉडी को इसका कह सकते हैं कि SGVM इज इन रेस्ट, हमारा स्कूल रेस्ट में है। ओके एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम, कोई भी पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लोग बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, जिसके पास जो है सबको किसी न किसी से जा ही रहा है, तो अगर अगर किसी कोई रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्कूल हम लोग का क्लोज होता है, तो क्लोजिंग टाइम 2 PM है, तो 2 PM पे हम लोग स्कूल से छूटते हैं। अब हम बाइक से जा रहे हैं शांतिपुरम चौराहे की ओर, तो कंटिन्यू देखेंगे हम लोग हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था, हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारा स्कूल था, और स्कूल के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ, स्कूल बेचारा वहीं है और मैं मोशन कर रहा हूँ। दैट मीन्स क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारे और स्कूल का गैप जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो दैट मीन इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि मैं मोशन में हूं, क्योंकि टाइम के साथ मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या मेरे रेफरेंस पॉइंट में के बीच में जो डिस्टेंस था वो वेरी कर रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि हम लोग मैं मोशन में हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये गेटिंग पॉइंट। अब आप लोग ढेर सारे एग्जांपल आप रेस्ट ऑफ मोशन में बता सकते। हाँ, वैसे भी आप बता सकते थे, मुझे पता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंस हो, ढेर सारे लोग ये सब को आप पहले से जानते होंगे, 9th में भी जानते होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स हमको नॉर्मल ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट करना है। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ या ढेर सारे लोग ऐसे कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं कि एनी बॉडी मतलब किसी बॉडी को हम लोग जो है रेस्ट या मोशन में एक साथ में ही रेस्ट ऑफ मोशन में प्रूव कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई बॉडी है, एक ही टाइम में उसे रेस्ट में भी प्रूव किया जा सकता है, एक ही टाइम में उसे मोशन में भी प्रूव किया जा सकता है बाय चेंजिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट मीन्स उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने स्कूल को प्रूव किया है कि स्कूल क्या है, रेस्ट में है। अब उसी स्कूल को फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके हम लोग मोशन में प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब हम लोग क्या ले लें, अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले लें, सन ले लें। अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले लें, सन ले लें, तो ये सन है सोर्स ऑफ एनर्जी, गॉड है हमारे, ये भाई साहब ये गॉड है हमारे, ये बहुत बड़े गॉड है, हमारे नहीं हम सबके गॉड है, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सबसे ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ यही है सन ना, अपने सूर्य भगवान जी, इसीलिए हमारे गॉड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, भगवान को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, और फिर हम लोग अर्थ पे SGVM अर्थ पे ही ना, अर्थ पे ही है, हाँ तो ठीक है। SGVM मान लीजिए यहाँ कहीं SGVM है, यहाँ कहीं SGVM है, ये SGVM है, ठीक है। SGVM अगर यहाँ कहीं है, तो अगर इसका मतलब ये है कि अब देखो, क्या आपके SGVM में डे एंड नाइट हो रहा है, आपके SGVM में दिन और रात हो रहे हैं? हाँ यस सर, दिन रात हो रहे हैं। दिन रात ना होते तो हम लोग कंटिन्यू, अगर दिन होता तो कंटिन्यू स्कूल करते, तो डे एंड नाइट दोनों हो रहा है। इसका मतलब क्या है जानते हो आप जानते हो ना कि डे एंड नाइट क्यों होता है, आप जानते हो ना डे एंड नाइट क्यों होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब अर्थ का जो पोर्शन इस साइड रहता है, अर्थ का जो पोर्शन सन की ओर रहता है, उधर क्या होता है, डे होता है, और उसके अपोजिट जो लोकेशन होती है, पोर्शन जो होता है, वहां पर नाइट होता है। जिसका मतलब SGVM में डे एंड नाइट दोनों हो रहा है। इसका मतलब कभी SGVM यहाँ है, कभी SGVM यहाँ है, और कभी SGVM यहाँ है, कहीं SGVM यहाँ। तो आप देख रहे हो SGVM को, जिसको हम लोगों ने रेस्ट में प्रूव किया था, वही SGVM आज मोशन में आ गया, अभी मोशन में आ गया, वही SGVM अभी मोशन में आ गया। कैसी मोशन में आ गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से SGVM हमारा मोशन में आ गया। दैट मीन्स वही SGVM, वही उसका लोकेशन वही है, सब चीज वही है, लेकिन वही SGVM कभी रेस्ट में था और कभी मोशन में था। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि ये टाइम बाय चेंजिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय बेस्ट विशेस फॉर यू एंड आई होप दैट यू आर स्टडीइंग वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे we are going to begin chapter number 3rd of your physics, which is named as motion in straight line। मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
आवर चैप्टर नेम इज मोशन इज स्ट्रेट लाइन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका 11th सिलेबस में 11th के साइंस फिजिक्स में यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मैकेनिक्स। ये हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसे अगर हम लोग फिजिक्स की ब्रांच के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये किस ब्रांच में आएगा, मैकेनिक्स में आएगा। ये मैकेनिक्स ब्रांच में फिजिक्स में आएगा ये आपका मोशन। तो यहाँ पे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। आपका 3rd चैप्टर दिया है, मैकेनिक्स पहले दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आप लोग इसकी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस अगर हम लोग आपको बता दें तो ये जो मैकेनिक्स चैप्टर है आपका, ये मैकेनिक्स जो यूनिट है आपकी, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो। हम सब लोग जानते हैं कि 10+2 के बाद आप कोई ना कोई अपना अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। तो कोई मे बी बीएससी करेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देगा, कोई बीएचयू का एंट्रेंस देगा, कोई जेएनयू का एंट्रेंस देगा, कोई डीयू का एंट्रेंस देगा, या कोई एएलयू का एंट्रेंस देगा। मतलब देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, सब कहीं ना कहीं का एंट्रेंस देगा अगर बीएससी करना चाहते हैं तो। नंबर 2 टाइप के स्टूडेंट कुछ होंगे जो मेडिकल में जाना चाहेंगे तो नीट और एम्स का एग्जाम देंगे। और अगर कुछ स्टूडेंट आईआईटी में जाना चाहेंगे तो आईआईटी जेई में जाएंगे, उसका मेन और एडवांस एग्जाम देंगे। तो वो जो है आईआईटी का फॉर्म सबमिट करेंगे, बीटेक करना चाहेंगे। तो उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनडीए का फॉर्म डालेंगे। ये जितने भी मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमने स्ट्रीम्स आपको बताई, सभी स्ट्रीम में फिजिक्स कॉमन होता है। ऐसा कोई भी स्ट्रीम नहीं है जिसमें फिजिक्स नहीं आएगा। सब स्ट्रीम में फिजिक्स आपको पक्का आएगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स की थ्योरीज आएगी। तो उनमें से फिजिक्स के सिलेबस में से, जिस सिलेबस से ये क्वेश्चंस पुट अप होंगे, उन सिलेबस में से सबसे ज्यादा गेनिंग, सबसे ज्यादा मार्क्स का जो मैकेनिक्स से ही आता है। मैकेनिक्स ही ऐसी यूनिट है जो हर, चाहे कोई भी 10+2 के बाद कोई भी स्ट्रीम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैकेनिक्स से ही आते हैं। हम मोस्टली कह सकते हैं कि पूरे सिलेबस का नियरली 30% से, या अदरवाइज 25% से 30% मैकेनिक्स से ही आता है, वो चाहे कोई भी स्ट्रीम हो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? 25 से 30% मैकेनिक्स ही आता है। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग केवल मैकेनिक्स ही बढ़िया से पढ़ लें तो हर कोई एग्जाम में जो हमारा क्वालिफिकेशन होता है 100% से, जिससे हम लोग क्वालिफाई होते हैं 100% से, 33% ही होता है। अदरवाइज 34% ही होता है अगर कोई भी एग्जाम हम लोग देखते हैं। और उसका अगर हम लोग 34% गेन कर लेते हैं, दैट मीन्स हम लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स की केवल मैकेनिक्स ही केवल यूनिट है जिसे हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ के, अच्छे वे में पढ़ के, कॉन्सेप्चुअल करके, उसके न्यूमेरिकल करके, उसे सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम लोग किसी भी एग्जाम में 34% क्वालिफाई गेन करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अदरवाइज अच्छे कॉलेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या आपकी स्ट्रीम मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, वो फिर आगे फर्दर आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैकेनिक्स 25 से 30% होगा, इसीलिए मैकेनिक्स बहुत कंपलसरी है।